नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारा जो सीरीज़ हमने चालू की है सामान्य प्रबंधन की, इसका ये सेकंड वीडियो है। आपने पहला वीडियो देखा होगा। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि मैं उसमें आपको जो है एक ओवरव्यू बताया हूँ। ओवरव्यू का मतलब जो सब्जेक्ट है, जो हमको पढ़ना है, उसके बारे में मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको उसमें बताया हूँ। और इस वीडियो से हम जो है शुरुआत करने वाले हैं कंटिन्यू जितना भी हमको पढ़ना है उसको, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, यानी प्रत्येक टॉपिक की हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम जो है क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और ये जो है आपको काम आने वाला है, ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य प्रबंधन यानी कि व्यापम से रिलेटेड एग्जाम, मुख्य रूप से पटवारी, ठीक है। अभी वर्तमान में हमको पटवारी देखने को मिलती है, पर भविष्य में आपको व्यापम से रिलेटेड कुछ एग्जाम जैसे कि वर्ग मतलब ग्रुप 2, सब ग्रुप 4, इस प्रकार के कुछ एग्जाम्स आएंगे, तो उसमें आपको ये जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताया, और ये जो है ये आपको देखने को मिलेगा जहाँ ये वीडियो अपलोड हुआ है वो हमारा नया चैनल है, ठीक है। नया चैनल मतलब स्पेशली आपको देखने को मिलेगा ये जो है कौन सा देखने को मिलेगा, देखिए SSW MPPSC एंड व्यापम, यानी कि इसी से रिलेटेड जितनी भी एग्ज़ाम है उसके लिए उसको फोकस करके ये चैनल को क्रिएट किया गया है। और जैसे कि आपको पता है ये जो है सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन की एक यूनिट है। इसमें पहले अपलोड किए जाते थे वीडियो, पर अब जो है इसके लिए सेपरेट हम काम करेंगे। तो आपको सेपरेशन यानी कि कंप्यूटर अगर पढ़ना तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, और अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पढ़ना है तो आप इस चैनल से पढ़ सकते हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुँचाइए। चलिए हम जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रबंधन। तो प्रबंधन जैसे कि मैंने पीछे की क्लास में बताया था, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, या इसके अलावा कोई पब्लिक सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर या कोई एनजीओ हो, हर जगह आपको ज़रूरत किसकी पड़ेगी? मैनेजमेंट की। अब मैनेजमेंट वहाँ का अगर अच्छा होगा तो कोई भी संस्थान सफल होगा, और अगर मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो उस संस्थान को असफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी चीज़ मैंने बताया था, जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जैसे टूरिज्म बिजनेस एंटरप्राइज, तो इसमें जो मैनेजमेंट है उसकी क्या भूमिका रहती है वो मैंने बात किया था पूरी। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, ऑपरेशन, फाइनेंस, सेल्स, HR या परचेज। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट है सबको सबका अपना अपना एक उद्देश्य होता है, परंतु सबके उद्देश्य को मिला के एक मेन उद्देश्य को फोकस करके यहाँ पे सबको चलाया जाता है। और किसका दायित्व होता है? ये मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम कौन करता है? मैनेजमेंट का काम करता है मैनेजर, जिसे हम बोलते हैं प्रबंधक। क्या बोला जाता है? प्रबंधक, ठीक है। यही जो होता है मुख्य व्यक्ति होता है, जो कि ओनर होता है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन उसका ओनर और जो एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, उसके बीच में एक कड़ी का काम करता है। कौन? मैनेजर, ठीक है। तो ये प्रबंधक जो है प्रबंध करने का काम करता है। प्रबंध के बारे में मैंने सारी चीज़ें बताए थे, नहीं लोगों से काम कराने की कला या युक्ति को या मेथड को हम क्या बोलते हैं? प्रबंध बोलते हैं। लोग मतलब एम्प्लॉय जितने भी, और कोई भी संस्था ऐसी नहीं होगी जहाँ पे एम्प्लॉय नहीं होगी। बिना एम्प्लॉय के कोई भी काम नहीं होता है। अभी वर्तमान में हम देख सकते हैं तकनीकों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है, यानी टेक्नोलॉजी में, परंतु उन टेक्नोलॉजी से कार्य लेने का काम भी किसके द्वारा किया जाएगा? एम्प्लॉय यानी कि मानव संसाधन के द्वारा किया जाएगा। तो बिना मानव संसाधन के ये सारे काम पॉसिबल नहीं है। तो लोगों का प्रबंध करना, यानी लोगों के जो भी प्रयत्न होते हैं, जितने भी एम्प्लॉय है या जितने भी हमारे पास कर्मचारी, उनके प्रयत्नों को एक निश्चित दिशा देना, निश्चित दिशा देने के पश्चात जो एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति, उसको ही हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। ये सारी चीज़ हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे कि हर एक डिपार्टमेंट अलग होता है, उसी प्रकार हमने कंप्यूटर में बात किए थे, कंप्यूटर में हर एक पार्ट्स अलग होता है, परंतु सभी पार्ट्स का एक निश्चित उद्देश्य होता है। जैसे मान लो कीबोर्ड का काम तो इनपुट देना होता है, परंतु इसमें जो है ये कंप्यूटर का मुख्य उद्देश्य में ये भी अपनी भूमिका निभाता है। कैसे? एक यूज़र है, यूज़र चाहता है कि इनपुट दे और उसको आउटपुट मिले, परंतु हमको सिर्फ जो है ये पूरा उद्देश्य कंप्लीट करने का काम कीबोर्ड का नहीं होता। तो ये अपनी भूमिका निभा दिया, साथ में इनपुट ले गया सीपीयू में, सीपीयू ने अपनी भूमिका निभा दिया, मॉनिटर ने अपनी। तो सब पूरी जितनी भी डिवाइसेस है सब मिलजुल कर एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं, ठीक है। मतलब जितनी भी यूनिट होती है वो सब एक निश्चित उद्देश्य के लिए ही काम करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कोई भी कंपनी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। और प्रबंध के बारे में मैंने बात किया था, दूसरों से काम कराने की कला को प्रबंध बोलते हैं। मतलब जो जितने भी कर्मचारी होते हैं संस्थान में, उनके प्रयत्नों को एक दिशा देना, और ताकि हमारा निश्चित उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकें, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। हम देखे थे स्कूल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मैनेजमेंट के काम को एक निश्चित क्रम में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले डिफाइन किया जाता है, पूर्वानुमान लगाया जाता है, फिर प्लानिंग की जाती है यानी कि नियोजन या योजना बनाई जाती है कि क्या करना है, कैसे करना है, किसको करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती है? प्लानिंग में। यही हमको सारी चीज़ें पता चल जाती है कि इस काम को करने से लाभ होगा या हानि होगी, कितना खर्चा आएगा, क्या चीज़ें होगी, कौन कौन से स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। सारे काम प्लानिंग में ही तय किए जाते हैं। अब इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? मानव संसाधन की। तो हमको एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उनको कार्यों को छोटे छोटे क्रम में बांट सके और जितने भी हमारे पास संगठन उनको ग्रुप बनाकर हम उनको उत्तरदायित्व प्रदान कर सके। उसके बाद ज़रूरत पड़े तो सही काम के लिए सही व्यक्ति का चुनाव, उसे बोलते हैं स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण। उसके बाद होता है डायरेक्टिंग यानी कि जितनी भी हमने नियुक्ति करे संगठन है उनको डायरेक्ट या दिशा निर्देश देना, समय समय पर उनको निर्देशन या फिर नेतृत्व करना उनका, साथ ही उनमें अभिप्रेरणा की जो चीज़ है यानी कि मोटिवेशन भी देना ताकि वो अपने काम को करने से पीछे ना हटे। कोऑर्डिनेशन, हम हर एक व्यक्ति अलग अलग होता है, जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, सभी का एक निश्चित उद्देश्य होता है, परंतु सबको मिला जुलाकर सब में तालमेल बैठाकर एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करना, उसे बोलते हैं समन्वय या फिर जो है सामंजस्य बिठाना सब में, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग। अब जिनको हमने दायित्व सौंपे हैं वो काम सही कर रहे हैं या मतलब जो आउटपुट उनका आया है वो सौंपे गए कार्य के अकॉर्डिंग है या नहीं है, उसको चेक करना यहाँ पे कहलाता है नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग। तो ये काम कौन करता है? ये काम करने का दायित्व होता है मैनेजर का, जिसे हम बोलते हैं प्रबंधक यानी कि प्रबंध करने का काम। और ये सारे जो है प्रबंध के ही स्टेप्स माने जाते हैं। ये सोपान क्रम भी समझाया था मैंने। इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सबका एक निश्चित उद्देश्य होता है, परंतु निश्चित उद्देश्य होने के साथ साथ मुख्य उद्देश्य को भी वो पूरा करने की यहाँ पे ध्यान में रखकर चलते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? उत्पादन करना। अब वो अच्छे से अच्छा उत्पादन करेगा तो आगे मार्केटिंग वाला उसकी मार्केटिंग कर पाएगा, नहीं विपणन कर पाएगा, सेल्स वाला बेच पाएगा उसको अच्छे से, और साथ ही फाइनेंस के पास अच्छा खासा पैसा या रेवेन्यू जनरेट होगा। साथ ही उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एम्प्लॉय को सैलरी देना, उनको वेतन भत्ते, जो भी सारी चीज़ है वो सभी डिपार्टमेंट अगर अच्छे से काम करेंगे तो होगा। ठीक है, तो अब सब अपना अपना काम कर रहे हैं, परंतु कंपनी का एक निश्चित उद्देश्य है या जो हमारी संस्था है उसका निश्चित उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट कमाना। क्या कमाना है? प्रॉफिट। और साथ में जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेस हैं उनको जो है अच्छी सुविधाएं, ठीक है, उनके लिए जैसे एम्प्लॉय है हमारे तो उनके लिए, उनके बच्चों के लिए विद्यालय, ठीक है, उनके लिए वेतन भत्ते, उनके विकास के लिए यानी कि उनकी बढ़ोतरी के लिए यहाँ पे कुछ पहल करना। तो सारे काम होते हैं कंपनी के, परंतु हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग काम करने के बाद भी एक कंपनी का मुख्य जो बिंदु होता है उस पर ही काम करता है। ठीक है, अब प्रबंध के लेवल हमने देखे थे, टॉप लेवल का होता है, मिडिल लेवल का होता है, लो लेवल का। तो इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे एक बार और हम। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ, प्रबंध। तो प्रबंध के बारे में ही हमको पढ़ना है बेसिक रूप से। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। इन सभी टॉपिक के अंतर्गत हम जो है बात करेंगे आगे के जितने भी लेक्चर आएंगे उसमें। तो पहले टॉपिक पर बात करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रबंध के इतिहास की अगर बात करें तो मानव सभ्यता का मतलब हम ध्यान रख सकते हैं सिंधु सभ्यता। क्या ध्यान रख सकते हैं? सिंधु सभ्यता। अब देखिए इतना पुराना बोला जाता है प्रबंध को, इसका मतलब जब मानव सही रूप से रहना चालू किया था, मानव सभ्य रूप से रहना चालू किया था, तभी से प्रबंध यहाँ पे चल रहा है यानी कि मैनेजमेंट वहां से चल रहा है। अब धीरे धीरे मानव विकसित होता गया, टेक्नोलॉजी आती गई, तो वर्तमान में प्रबंध का जो स्वरूप है वो भी बदल चुका है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वर्तमान में जो प्रबंध है उसको बोला जाता है आधुनिक प्रबंध। क्या बोला जाता है? आधुनिक। क्योंकि धीरे धीरे इसमें भी विकास हो रहा है, धीरे धीरे इसके भी सिद्धांत अपग्रेड हो रहा है, नए नए नियम, सारी चीज़ें जो है अपनी मतलब अनुभव के आधार पर उसमें जुड़ते जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात, उसको हम क्या बोलेंगे? आधुनिक प्रबंध बोलेंगे, यानी कि नया मॉडर्न युग का प्रबंध। तो जब से मानव ने सभ्य रूप से रहना चालू किया है तब से प्रबंध चालू हुआ है और आज तक प्रबंध चल रहा है। और प्रबंध मतलब होता है मैनेजमेंट, और हर एक डिपार्टमेंट, हर एक संस्था, कोई भी हो, किसी भी प्रकार की संस्था हो, हर एक जगह आपको प्रबंधन देखने को मिलेगा। ठीक है, सरकारी डिपार्टमेंट में जिस जॉब की आप तैयारी कर रहे हो वहाँ भी हम जो है संगठन को देखेंगे, और संगठन किसका पार्ट है? प्रबंध का। और आप भी जो है संगठन का हिस्सा बनने वाले हो आगे के कुछ दिनों में, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं मानव सभ्यता। यहाँ देखिए मंकी ने जब जो है 4 पैरों से 2 पैरों में रेंगना मतलब चलना शुरू किया, तो धीरे धीरे वो है सभ्य मानव बना, और सभ्य मानव जहाँ रहने लगा वो बन गई हमारी सभ्यता। क्या बन गई? सभ्यता। और सभ्यता हिस्ट्री में हमने देखी ही है, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता बोला जाता है।
तो यहाँ से प्रबंध की कहानी शुरू होती है, जब से इंसान सभ्य रहना चालू किया था, यानी सभ्यता से। ठीक है, साथ ही हम देख सकते हैं प्रबंध की अवधारणा मानवीय सभ्यता के साथ धीरे धीरे विकसित होती गई और आज हम वर्तमान में उसको आधुनिक प्रबंध के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात करें हम, प्रबंध जो है, प्रबंध आधुनिक व्यवस्थाओं, मतलब वर्तमान में जितनी भी हमारी व्यवस्था है, ठीक है, उसके संगठन है, उसको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक युक्ति है। मतलब मानव संसाधन हो या कोई भी संसाधन हो, जब तक उसको प्रबंध नहीं किया जाएगा, उसको मैनेज नहीं किया जाएगा, वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बिल्कुल भी काम का नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि व्यवसाय की सफलता भी किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्रबंध के ऊपर। प्रबंध अच्छा होगा तो व्यवसाय सफल होगा, प्रबंध अगर खराब होगा तो व्यवसाय आपका सफल हो नहीं सकता। एक पर्सन है पीटर ड्रकर, ये काफी इंपॉर्टेंट है आगे परिभाषा, हालांकि यही परिभाषा है यहाँ पे। ठीक है, आगे भी हम इनके बारे में परिभाषा देखेंगे, इस यही वाली। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा देकर पूछा जाता है कि ये परिभाषा किसके द्वारा है, यानी कि किसने बताया ये परिभाषा, तो पीटर ड्रकर ने बोला है प्रबंधक ही प्रत्येक व्यापार का, व्यापार या फिर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्थान बोल सकते हैं, उसका गतिशील और जीवनदायक तत्व होता। कहने का मतलब है कि प्रबंधक अगर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? संस्थान या जो व्यापार है वो क्या है? मृत है, यानी कि डेथ अवस्था में है। तो सिंपल सी बात है, जो प्रबंधक है जिसे हम बोलते हैं मैनेजर, क्या बोलते हैं? मैनेजर। तो मैनेजर को ही एक प्रकार से आत्मा बोला गया है, किसकी? कोई भी व्यापार, कोई भी संस्थान की। अगर मैनेजर नहीं होगा तो उस व्यापार या उस संस्थान का मतलब आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है, ऐसा इनके द्वारा बोला गया है। उसके नेतृत्व के अभाव में, यानी कि प्रबंधक के नेतृत्व के अभाव में जितने भी उत्पादन के साधन है, उत्पादन के साधन से मतलब जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हम, साधन जो होते हैं भूमि, यानी कि कोई संस्थान चल रहा है उसके लिए भूमि यानी कि जगह की जरूरत पड़ती है। उसको रन कराने के लिए पूंजी, पूंजी मतलब जिससे बड़ी बड़ी मात्रा में, जैसे बिल्डिंग खरीदना है, उसके बिल्डिंग बनाना है या फिर मशीनरी खरीदना है, बड़ी बड़ी मात्रा में जो हमारे फर्नीचर है, बहुत सारी चीज़ें हम लेते हैं, उस पैसे को हम बोलते हैं पूंजी। एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी काम करने के लिए, श्रम। और उद्यम, उद्यम मतलब जो व्यक्ति रिस्क लेता है, मतलब जो व्यक्ति जो है अपने ऊपर लाभ हानि की रिस्क लेता है, उसे बोलते हैं उद्यम। तो ये चारों चीजें क्या कहलाती है? मतलब एक प्रकार से जो है उत्पादन के साधन है। अगर इनमें से कोई एक भी गायब है तो उत्पादन के साधन नहीं रहेंगे। पर ये सब जो है, ये सब सही दिशा में काम कब करेंगे? जब इनके पास में क्या रहेगा? यहाँ पे जो है प्रबंधक रहेगा। प्रबंधक होगा तभी इन उत्पादन के साधन को, मतलब एक प्रकार से उत्पादन के साधन बनाया जा सकता है, नहीं तो वो साधन मात्र रह जाएंगे। साधन मात्र से मतलब वो भूमि है तो भूमि बंजर हो चाहे कैसे भी हो, परंतु वहां अगर बिल्डिंग बना के कोई कंपनी खोल दी जाए और उसको सही दिशा प्रदान की जाए तो वो क्या बन जाएगी? वो उत्पादन का साधन बन जाएगी। तो वो किसके द्वारा किया जाएगा? प्रबंधक के द्वारा। और किसके द्वारा बोला गया? ये पीटर ड्रकर के द्वारा। ठीक है, पीटर ड्रकर के द्वारा। तो आप अपने अनुसार इसको याद रख सकते हैं, कोई भी ट्रिक बना के, ठीक है, अपने मन से। हमको सिर्फ ट्रिक याद रखना है, मतलब एक प्रकार से ये परिभाषा याद आ जाए एक कीवर्ड के माध्यम से, ताकि हम एग्जाम में इसको हल कर सकें। ठीक है, तो बोला क्या गया इनके द्वारा कि प्रबंधक किसी भी व्यापार या संस्थान का क्या होता है? गतिशील और जीवनदायक तत्व होता है। इसके अभाव में उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं और कभी वो उत्पादक नहीं बन पाते। मतलब जितने भी हमारे पास साधन दिए हैं वो सिर्फ साधन मात्र रह जाएंगे, उत्पादन नहीं कर पाएंगे। परंतु यदि प्रबंधक है तो वो उत्पादन कर सकते हैं। तो ये है, बोला गया है पीटर ड्रकर के द्वारा। जैसे गैर साधन आगत के अंदर कच्चा माल है, कच्चा माल अगर सही उपयोग नहीं हुआ तो वो खराब हो जाएगा, परंतु अगर वो सही उपयोग हुआ प्रबंधक की सहायता से, वो कच्चा माल प्रोडक्ट, मतलब एक प्रकार से सही प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम देख सकते हैं प्रबंध से तात्पर्य है कोई भी कार्यकुशलता और मितव्ययिता। कार्यकुशल मतलब होता है कि कम लागत में कम समय में अच्छा काम करना, कम लागत में कम समय में क्या करना? अच्छा काम, अच्छा उत्पादन करना, उसे बोलते हैं कार्यकुशल। और एक और होता है प्रभावी। क्या होता है? प्रभावी, प्रभावशीलता। तो प्रभावशीलता और कार्यकुशलता दोनों में बैलेंस होना चाहिए। मैं एक उदाहरण बताऊंगा आपको अभी। मितव्ययी का मतलब क्या होता है? मितव्ययी मतलब कम खर्चीला। मितव्ययी का मतलब क्या होता है? कम खर्चीला। मितव्ययी का मतलब कम खर्चीला, जिसे जो कम खर्च करता हो। यानी कि हमको एक प्रोडक्ट भी बनाना है, उसकी लागत इतनी न हो जाए कि लाभ उसका जो है कम हो जाए। मान लो हमको 10,000 किसी चीज की लागत आई है, तो वो हमको जो है 15,000 में बिकना चाहिए, तभी तो हमको 5,000 का लाभ हो पाएगा। पता चल रहा है हमको 10,000 की लागत आई है और जो बिकने वाली चीज है वो 10,000 की बिक रही है। तो हमको लागत नहीं, मतलब लागत और लाभ में कोई अंतर नहीं है। तो मतलब क्या निकला हमारी बनाने का, मतलब कोई भी प्रोडक्शन करने का? तो क्या होना चाहिए? लागत कभी भी लाभ से कम होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा फायदा है। तो यहाँ पे कार्यकुशल का मतलब यही बोला जा रहा है
कि कम लागत में क्या करना, उस प्रोडक्ट को तैयार करना, परंतु वो प्रोडक्ट मार्केट में चलना भी चाहिए, तभी कार्यकुशलता मानी जाती है। और साथ में प्रभावी भी होना चाहिए। प्रभावी का मतलब होता है उसको कार्य करने में सक्षम। जैसे मान लो किसी को हमने बोले हैं कि 10,000 यूनिट को बनाना है, तो वो व्यक्ति 10,000 यूनिट बना सकता है, परंतु टारगेट दिया गया है कि 5 घंटे में ही बनाना है। किसमें बनाना है? 5 घंटे में। तो 5 घंटे के अंदर अगर वो 10,000 यूनिट बना देता है और उसकी जो लागत है कितनी है? 10,000। ठीक है, 10,000 ही रहना चाहिए लागत और 5 घंटे में बना देना चाहिए। तो यहाँ पे वो कार्यकुशल के साथ साथ प्रभावी भी रहेगा, यानी कि काम करने में सक्षम भी है, साथ में उनने अपने टारगेट यानी कि 5 घंटे में भी तैयार करके रखा और 10,000 रुपये से ज़्यादा खर्च भी नहीं आया। तो इसे बोलते हैं प्रभावी और कार्यकुशलता, यानी कि दोनों में बैलेंस होना चाहिए, तभी जो है आगे बढ़ पाएगी स्थिति। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है दूसरों से काम कराने की युक्ति है। ये तो हमने ऑलरेडी देख लिए। ठीक है, मतलब जितने भी श्रमिक हैं उनके प्रयत्नों को एक सही दिशा देना, ताकि वो संगठन का एक मुख्य उद्देश्य को प्राप्ति में सहायक बन सके। साथ ही देखिए वास्तव में क्या करना है, मतलब जो प्रबंध है, प्रबंध को यह निर्णय लेना पड़ता है या प्रबंधक को यह निर्णय लेना पड़ता है कि वास्तव में क्या करना है और उसे करने का उत्तम तरीका क्या है। जैसे नियोजन हम करते हैं ना, नियोजन मतलब आप मुझे बताइए, कोई भी काम करना, आप एग्जाम की तैयारी भी अभी कर रहे हो तो आपने पहले प्लान किए होंगे कि 3 महीने बचे, 2 महीने बचे, मुझे 2 महीने में क्या क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, तब कहीं जाके मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो ये भी क्या है? आपकी प्लानिंग है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यापार है या कोई संस्थान है, कोई भी संस्थान की बात करें हम, उस संस्थान को अगले 1 साल तक क्या करना है, उसको सारी चीज़ें यहाँ पे सोचना पड़ता है। उसी को क्या बोलते हैं? प्लान बनाना, या फिर उसको बोलते हैं योजना बनाना। क्या बोला जाता है? योजना बनाना। इसी को हम नियोजन बोल सकते हैं। ठीक है, तो नियोजन भी किसका अंग है? प्रबंध का। प्रबंध का सबसे मुख्य अंग या सबसे प्राथमिक अंग बोलें तो वो है नियोजन। आप समझ गए होंगे, नियोजन मतलब प्लानिंग करना, योजना बनाना। आप शॉपिंग करने भी जाओगे तो भी प्लानिंग करोगे। तो सिंपल सी बात है, व्यापार और संस्थान के लिए प्लानिंग करने का काम किसका होता है? प्रबंधक का। और प्रबंधक क्या करता है? प्रबंध करने का काम करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब कुछ लोगों ने प्रबंध को छोटे अर्थ में व्यक्त किया है और कुछ लोगों ने बड़े अर्थ में व्यक्त किया है। छोटे अर्थ मतलब संकीर्ण अर्थ, और बड़े अर्थ मतलब होता है विस्तृत अर्थ। छोटे अर्थ मतलब संकीर्ण अर्थ, जिसे हम बोलते हैं दूसरों से काम कराने की युक्ति, यानी कि सिंपल बोल दिया गया है कि दूसरों से काम कराने की युक्ति। मान लो आपका कोई ऑफिस है, आपका कोई कोई कंपनी है, आपके अंडर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आप उनसे काम अच्छे से करा पा रहे हो, तो उसका मतलब क्या है? वो प्रबंध है। ये बोला गया है संकीर्ण अर्थ में। ठीक है, यानी कि दूसरे व्यक्ति से काम कराने की जो कला है उसे बोलते हैं प्रबंध, और प्रबंध करने का काम कौन करता है? प्रबंधक। ये बोला गया है संकीर्ण अर्थ में। परंतु यदि विस्तृत अर्थ की बात करूं तो कुछ लोगों ने इसको विज्ञान और कला दोनों कहा है। कला और विज्ञान, आर्ट। ठीक है, कला मतलब आर्ट और विज्ञान मतलब होता है साइंस। क्या होता है? साइंस। दोनों चीजें माना है। अब ये माना क्यों है, इसके लिए आगे हम बात करेंगे। जैसे आर्ट होता है ना, कलाकार जिसे हम बोलते हैं, संगीत है, नाटक है, मतलब एक प्रकार से भाषण आप दे रहे हैं, तो वो क्या है? आपकी कला है। और ये व्यक्ति की योग्यता अनुसार होती है। जैसे कि मान लो दो कलाकार हैं, दो कलाकार की अगर बात करें तो दोनों कलाकार की अपनी एक अलग विशेषता होगी ना, ये दोनों सेम नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पे प्रबंधक जो भी होते हैं वो सब सेम नहीं होते, अलग अलग ढंग से वो जो है एक प्रकार से प्रबंध करने का काम करते हैं। दूसरी चीज, कुछ प्रबंधक व्यापार को आगे ले जा लेते हैं, कुछ पीछे, तो सब एक जैसे नहीं हो सकते। तो क्या हो गई, वो अपने अपना यूज करने की जो मतलब एक प्रकार से प्रबंध करने की जो मेथड है वो एक प्रकार की कला हो गई। और जो साइंस है, साइंस का मतलब होता है क्रमबद्ध ज्ञान, किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान। तो कैसे? देखिए, नियोजन, तो नियोजन मतलब प्लान करना, क्या करना है, कैसे करना है, कितने समय में करना है, उस चीज के लिए क्या ऑप्शन रहेगा, ये सब क्या है? ये क्रमबद्ध ज्ञान नहीं है? क्रमबद्ध ज्ञान बिल्कुल है। तो इसी क्रमबद्ध ज्ञान के कारण इसे साइंस भी बोला गया, यानी कि प्रबंध कला भी है और प्रबंध साइंस यानी कि विज्ञान भी है, दोनों चीज है। ठीक है, इसके अलावा हम बाद में बात करेंगे, प्रबंध एक पेशा यानी कि प्रबंध प्रोफेशन भी है। प्रोफेशन मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं पढ़ाना, यानी कि टीचिंग क्या है? टीचिंग एक प्रोफेशन है। ठीक है, एक प्रकार से अगर एडवोकेट की बात करें, एडवोकेट, एडवोकेट मतलब वकील, वकील भी एक पेशा यानी कि एक प्रकार से प्रोफेशन है। डॉक्टर की अगर बात करें तो डॉक्टर भी क्या है? एक पेशा है। इसके अलावा मैनेजर जो है यानी कि प्रबंधक या मैनेजमेंट करना भी एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार से प्रोफेशन है। प्रबंध भी क्या एक प्रकार का प्रोफेशन है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा
थियो हेमन एक पर्सन है, याद रखिएगा इस चीज को, थियो हेमन एक पर्सन, इन्होंने प्रबंध को 3 अर्थों में व्यक्त किया है। कितने अर्थों में व्यक्त किया है? 3। तो कौन कौन से अर्थ हो सकते हैं? जैसे कि सबसे पहला बात करें अधिकारी। अधिकारी मतलब होता है ऑफिसर्स। क्या होता है? ऑफिसर्स। ऑफिसर्स या मैनेजर, जो भी हम बात करें। तो देखिए सबसे टॉप लेवल पर यहाँ बात करें जैसे सीईओ होता है, ठीक है। टॉप लेवल पर कौन होता है? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। उसके बाद मिडिल लेवल पर बात करें तो मिडिल लेवल पर कौन होता है? हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग, मान लो उत्पादन विभाग है तो उत्पादन विभाग का एक मुख्य व्यक्ति होगा जिसे हम बोलेंगे प्रोडक्शन मैनेजर। उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक अलग मुख्य व्यक्ति होगा, उसे हम बोलेंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड। इसके अलावा सेल्स का अलग होगा, फाइनेंस का अलग होगा। तो ये क्या होगा? मिडिल लेवल। अब होते हैं ऑटोमेट, मतलब एक प्रकार से एग्जीक्यूशन वाले, यानी कि इन्हें बोलते हैं प्रचालन, या फिर हम बोल सकते हैं लो लेवल के अधिकारी। जो टॉप लेवल के श्रमिक होते हैं वो लो लेवल के अधिकारी होते हैं, और जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, मान लो नीचे हमारे बहुत सारे एम्प्लॉय यहाँ, तो एम्प्लॉय और मिडिल लेवल के बीच में कड़ी का काम इनने किया, टॉप लेवल और लो लेवल के बीच में कड़ी का काम इन्होंने किया। अब जितने भी एम्प्लॉय होंगे उनकी जो भी वर्किंग हो रही है, काम हो रहा है, उनको सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से कौन देख पा रहा है? ये लो लेवल वाले, ठीक है। तो अब बताइए मुझे, ऑफिसर्स या अधिकारियों का एक क्रम है कि नहीं, जो अपने अंडर में जितने भी एम्प्लॉय है उनको काम कैसे कराना है ये निर्धारित करते हैं। तो ये बोला गया है पहले अर्थ में, किसके द्वारा? थियो हेमन के द्वारा। दूसरी अगर बात करें विज्ञान के अर्थ में, विज्ञान जैसे कि मैंने बताया किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान को हम बोलते हैं विज्ञान। तो कैसे? यहाँ आप बात करें मतलब एक प्रकार से आप देख सकते हैं जल चक्र, मतलब जल चक्र जो होता है, जैसे मान लो समुद्र से सूर्य के मतलब जो धूप के कारण क्या होता है, जल जो होता है सूख कर ऊपर जाता है भाप के रूप में, और भाप जो है फिर से ऊपर एक प्रकार से ओस की बूंदे और फिर बादल बनकर वो जो है नीचे बरस जाती वर्षा के रूप में, फिर पानी बहकर कहाँ जाता है? समुद्र में। तो ये क्या चल रहा है? जल चक्र चल रहा है कि नहीं? तो ये क्रम है कि नहीं? एक प्रकार से साइंस बोल सकते हैं हम। तो साइंस इसको हम बोल रहे हैं। तो इसी प्रकार अगर बात करें हम प्रबंध की, तो प्रबंध में भी क्या चल रहा है? एक प्रकार से साइंस है। कैसे? नियोजन का सिद्धांत पहले से बना हुआ है अनुभव के आधार पर, ठीक है। जिस प्रकार साइंस के सिद्धांत होते हैं उसी प्रकार नियोजन भी एक प्रकार से इसका सिद्धांत है। संगठन का एक सिद्धांत होता है, समन्वय का एक सिद्धांत होता है, नेतृत्व का एक सिद्धांत होता है। तो ये सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए इसको थियो हेमन ने विज्ञान भी बोला है। मतलब पहला बोला अधिकारियों के अर्थ में, अधिकारी निचले अपने अधीनस्थ अधिकारी को मेंटेन करते हैं या नियोजित करते हैं या फिर उनको कंट्रोल करते हैं। उसके अंतर्गत जो अधीनस्थ है, उनके अंतर्गत जो अधीनस्थ है उनको वो मेंटेन करते हैं। तो ये हो गया पहला। दूसरा विज्ञान देख लिया हमने। तीसरा बोला गया है प्रक्रिया के रूप में। तीसरा क्या बोला गया है? देखिए ध्यान से यहाँ पे, प्रक्रिया। प्रक्रिया मतलब बोल सकते हैं हम प्रोसेस। क्या बोल सकते हैं? प्रोसेस। अब कैसे प्रोसेस? सिंपल सी बात है, जैसे आपने कंप्यूटर की स्थिति में अगर बात करें तो पहले इनपुट होता है। इनपुट आप देख सकते हैं, कोई भी इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट दिया जाता है, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, अन्य बहुत सारी इनपुट डिवाइस हो सकती है। जैसे आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हो तो वो किसके माध्यम से सुन पा रहे हैं? माइक के माध्यम से। तो इनपुट दिया जाएगा, फिर क्या होगा? प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट होगा। मतलब एक प्रक्रिया चल रही नहीं यहाँ पे भी। उसी प्रकार अगर बात करें हम यहाँ पे प्रक्रिया की, तो इसके अंतर्गत भी एक प्रोसेस चलती है। सबसे पहले क्या होगा? प्लानिंग। प्लानिंग में जो किया गया उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद उनको डायरेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि डायरेक्टिंग, नेतृत्व करना। उसके बाद उनको जो है एक प्रकार से समन्वय करना है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन होता है। उसके बाद उनको कंट्रोल करना है। तो ये सारे काम जो है क्रम अनुसार हो रहे हैं, यानी कि प्रोसेस हो रही है, एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो हम सिंपल बोल सकते हैं थियो हेमन के द्वारा बोला गया है। तो 3 अर्थ कौन कौन से? अधिकारियों के अर्थ में, विज्ञान के अर्थ में और प्रक्रिया के अर्थ में। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि नहीं? उन्होंने 3 प्रकार क्यों बोला था, 3 अर्थ में, ताकि हम जो है यहाँ पे देखिए हमने तीनों अर्थ को अच्छे से समझ लिया है। अधिकारियों के अर्थ में भी समझ लिया, विज्ञान के अर्थ में भी और प्रक्रिया के अर्थ में भी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ आप एक बार पढ़ भी सकते हैं इसको। इसके बाद हम बात करते हैं व्यवसाय एवं संगठन के अर्थ में। अगर बात करें तो देखिए उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक, मतलब जितने भी संसाधन उपलब्ध है कंपनी में उसका प्रभावी तरीके से उनका उपयोग करना, ठीक है। और जो भी उसमें जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका आपस में समन्वय करना, ताकि जो लक्ष्य है, मान लो कंपनी का लक्ष्य है क्या? प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो जितने भी संसाधन हैं और जो भी एम्प्लॉय है उनके लक्ष्यों, मतलब सबको समन्वित करना और सबको एक साथ लेकर चलना और आगे जो है कंपनी के लक्ष्य को प्राप्त करना, यानी प्रॉफिट प्राप्त करना, क्या होता है? ये कहलाता है प्रबंध। ये व्यवसाय के संदर्भ में बात करें हमने, व्यवसाय या व्यापार के संदर्भ में।
अब जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, नियोजन किया जाएगा यानी प्लानिंग की जाएगी पहले, फिर प्लानिंग क्या की गई है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमको व्यक्ति चाहिए, कर्मचारी, तो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन सही कार्य के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करेंगे जिसे हम बोलते हैं स्टाफिंग यानी नियुक्तिकरण। उनको डायरेक्ट करेंगे यानी नेतृत्व करेंगे, कंट्रोल करेंगे और साथ में उनको मोटिवेट भी करेंगे। क्या करेंगे? मोटिवेट यानी कि अभिप्रेरित भी करेंगे समय समय पर। जैसे कि जो एम्प्लॉई अपने टारगेट को समय से पहले पूरा करेगा उसको बोनस मिलेगा, ये एक प्रकार की क्या है? अभिप्रेरणा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो अपने समय पे निर्धारित समय पे डेली आता है उसको भी एक प्रकार से पुरस्कृत किया जाएगा, तो ये भी क्या है? एक प्रकार की अभिप्रेरणा है। ठीक है, तो इस प्रकार से समय समय पर इस प्रकार की चीज़ें किसके द्वारा की जाती है? प्रबंधक के द्वारा। ये काम जो है किसके द्वारा किया जाता है? प्रबंधक के द्वारा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पे। प्रबंध में पारस्परिक रूप से संबंधित वह कार्य सम्मिलित होते हैं जिन्हें सभी प्रबंधक करते हैं, यानी कि कोई भी व्यापार हो, कोई भी संस्थान हो, तो सभी संस्थान या सभी व्यापार जितने भी जहाँ के भी हम देखें, भारत में देखें, अन्य देशों में देखें, तो वहाँ सभी जगह प्रबंधक लगभग लगभग सेम ही काम करते हैं। प्रबंधक तो हर जगह होता है, पर देश के अकॉर्डिंग, कुछ परिस्थिति के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब हर एक जो प्रबंधक है वो अलग अलग समय लगाते हैं। जैसे कि हम यहाँ बात करें, टॉप लेवल के प्रबंधक होते हैं, मिडिल के होते हैं और लो लेवल के। जैसे अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा योजना बनाने में, सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट करने में किस लेवल के व्यक्ति का ज़्यादा समय लगेगा? तो सिंपल सी बात है, ये देखिए टॉप पे जो बैठा है, टॉप लेवल में जो बैठा है, जैसे सीईओ है कोई कंपनी का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो उसको सबसे ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि वो उसके अंडर में जितने भी है सबको मेंटेन करने वाला है। फिर मिडिल लेवल को उससे कम समय लगता है और लो लेवल वाले व्यक्ति को सबसे कम समय लगता है। तो ये क्रम आपका देख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ समय धीरे धीरे जो है इंक्रीज होते जाता है। सबसे ज़्यादा किस में लगेगा? टॉप लेवल में। इसके अलावा देखिए, हर उस संगठन के लिए आवश्यक है प्रबंध जहाँ पे लोग बाग जो है समूह में काम कर रहे हैं, मतलब एक से अधिक लोग जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको प्रबंध की जरूरत पड़ना ही है, ये चीज़ निर्धारित है। इसके अलावा लोग अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे मान लो किसी कंपनी में 1000 व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति का जो ग्रुप बना हुआ है, मान लो 100 व्यक्ति को एक ग्रुप बना, 10 ग्रुप बने, तो हर एक ग्रुप जो है अलग अलग काम करेगा। पर एक बात बताइए मुझे, हर एक ग्रुप अलग काम करने के बाद भी कंपनी या संस्था के निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम करता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं किसी कंपनी में ज्वाइन होता हूँ, तो मेरा उद्देश्य क्या हो सकता है कि मैं अपने परिवार के लिए काम कर रहा हूँ, सैलरी के लिए। दूसरा मेरा उद्देश्य हो सकता है कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, तो मतलब मैं धीरे धीरे जो है वहाँ जॉब करके एक्सपीरियंस लेके कहीं और स्विच करें, मतलब धीरे धीरे अपग्रेड होकर आगे बढ़ना चाह रहा है, विकास करना चाह रहा है। तो अलग अलग उद्देश्य तो है, पर हम किसके लिए काम कर रहे हैं? हम कंपनी के लिए। कंपनी को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिलाएंगे? लाभ, या ज़्यादा से ज़्यादा उसको विकास करेंगे उसका, तो हमारा भी विकास होगा। तो अलग अलग जो कार्य है करने के बाद भी हम कंपनी के लिए ही काम कर रहे हैं, नहीं कंपनी या जो व्यापार है या संस्थान के को आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो है प्रयास होता है। इसके अलावा प्रयत्न जो रहते हैं लोगों के समान उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रदान किए जाते हैं, ये तो हमने अभी देखे हैं। ठीक है, प्रबंधक यह देखता है कि कम से कम साधन और न्यूनतम लागत में जो लाभ है या जो हमारा उद्देश्य है वो कैसे प्राप्त किया जाए, ये पूरा दायित्व होता है प्रबंधक का। प्रबंधक मतलब जो मुख्य व्यक्ति होता है जिसके द्वारा प्रबंध का काम किया जाता है। इसके अलावा देखिए प्रभावी हमने ऑलरेडी देख ली। प्रभावी मतलब होता है उस कार्य को करने में सक्षम। मान लो किसी व्यक्ति को दिया जाए 10,000 यूनिट बनाना है, तो उसने बनाकर रख दिया। अब वो 10 घंटे में बना रहा है कि 15 घंटे में बना रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है उसकी कार्य क्षमता कितनी है। परंतु यदि वो कार्यकुशल भी है तो मान लो 5 घंटे में बनाना है और उसकी लागत जो है 10,000 ही आना चाहिए। किसकी? 10,000 यूनिट की। उनने बना दिया उसको, मतलब देखिए प्रभावशीलता ये डिपेंड नहीं करती कि कब तक बना रहा है, वो बनाकर रखना चाहिए, परंतु उसके साथ कार्यकुशलता भी जोड़ दी जाए। तो इसका मतलब क्या है कि एक निश्चित समय में ही उसको तैयार करना। जैसे 10,000 यूनिट तो बनाना है पर 5 घंटे में, और 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ये निर्धारित कर दिया जाता है। तो प्रभावशीलता और कार्यकुशलता दोनों जो है एक प्रकार से दो तराजू देखे ना हमने, तो दोनों बैलेंस होना चाहिए, उसी प्रकार से ये काम करते हैं। तो देखिए प्रभावशीलता का मतलब होता है अंतिम परिणाम, पर अंतिम परिणाम प्राप्त करना इसका मतलब क्या है कि भाई 10 घंटे की जगह 50 घंटे में प्राप्त हो रहा, तो मतलब क्या निकला हमारा काम करने का। तो उसके साथ साथ में कुशलता भी होनी चाहिए, कार्य कुशल। जैसे ये देखिए यहाँ पर्सन मैंने एक लोगों से समझाया हूँ, देखिए यहाँ पे 2 हाथ से, 2 हाथ तो ऑलरेडी हमारे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर 2 हाथ को हम कितना ज़्यादा एक्सपेंड कर पाते हैं कि दोनों हाथों से हम कितना ज़्यादा काम कर पाते हैं, उसी उसी को बोलते हैं कार्यकुशल। यानी कि एक व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे में क्या करता है? 8,000 यूनिट बनाता है कोई चीज़ की, उदाहरण के रूप में।
और दूसरा व्यक्ति 8 घंटे में ही कितनी यूनिट बनाता है? 10,000 यूनिट। तो अब बताइए मुझे कार्यकुशल ज़्यादा कौन है? कार्यकुशल 10,000 वाला है, क्योंकि ज़्यादा काम ये कर ले रहा है उतने समय में, और ये कम कार्यकुशल है। ठीक है, तो एक प्रभावशीलता भी होनी चाहिए और एक कार्यकुशल भी होना चाहिए। प्रभावशीलता मतलब होता है काम को अच्छे से करना, ठीक है, कितने समय में करना वो नहीं, परंतु समय पे करना मतलब कार्यकुशल होना। चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ कुशलता। कुशलता सही ढंग से और न्यूनतम लागत पर काम करना, लागत और लाभ का विश्लेषण करना, यानी कि अगर 5,000 की लागत आ रही है तो उससे हमको 8,000 या मतलब 5,000 से अधिक लाभ मिलना चाहिए, ये हमारी होती है कार्यकुशलता। ठीक है, चलिए इसको आप जो है एक बार पढ़ लेना, मैंने समझा दिया हूँ यहाँ पे। अब बात करते हैं हम परिभाषा की। परिभाषा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परिभाषा देख लेते हैं और परिभाषा के बाद हम जो है आगे की चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आना है, मतलब एक परिभाषा दे देगा और उसके बाद वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि किम्बाल एंड किम्बाल के अनुसार, जेम्स एंड लुंडी के अनुसार, या फिर हेनरी फ्योल है, टेलर है, या जो अन्य व्यक्ति है इंपॉर्टेंट उनका नाम दे देगा। तो आपको बताना, जैसे किम्बाल एंड किम्बाल ने क्या बोला है, व्यापक रूप से प्रबंध का आशय क्या, व्यापक मतलब बड़े स्तर पर बोला इनने। ठीक है, क्या बोला है, आशय उस कला से है जिसके द्वारा उद्योग में मानव और माल, मानव मतलब मानव संसाधन, माल मतलब जो मटेरियल होता है, ठीक है, उसको नियंत्रित करना। मानव को भी नियंत्रित करना है और जो गुड्स है उसको भी नियंत्रित करना है। साथ में उसके लिए जो है सिद्धांतों को व्यवहार में लाना। क्या बोला गया है किम्बाल एंड किम्बाल के द्वारा, मानव और जो गुड्स यानी माल को नियंत्रित करने के लिए सिद्धांतों को प्रयोग में लाने की कला को हम बोलते हैं प्रबंध। किसके द्वारा बोला गया है, किम्बाल एंड किम्बाल के द्वारा। तो ये आप अपने दिमाग में 2-4 बार पढ़ लीजिए, तो आप जो है एक प्रकार से पिक्चर फिट हो जाएगी। रटना नहीं है, रटने में क्या हो जाएगा इधर उधर, तो इसलिए उनके नाम के साथ में आप कोरिलेट करके तो संबंधित करके आप जो है याद कर सकते हैं। जेम्स एंड लुंडी के अनुसार बोला गया है प्रबंध मुख्य रूप से विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, कोई भी संस्था का एक निश्चित उद्देश्य होता है, विशिष्ट उद्देश्य, उसकी प्राप्ति के लिए दूसरों के प्रयत्नों को क्या करना, नियोजित करना। नियोजित मतलब प्लान करना, समन्वित करना, एक से अधिक व्यक्ति को आपस में तालमेल बिठा काम करना, या अलग अलग डिपार्टमेंट को आपस में संबंधित या सामंजस्य स्थापित करना, उनको अभिप्रेरित करना यानी प्रेरित करना, और साथ में जो टास्क दिया गया है उसको मैच करना यानी नियंत्रित करना। क्या क्या बोला गया है इनके द्वारा, विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्लान बनाना, समन्वित करना, प्रेरित करना और नियंत्रित करना, इसका अर्थ इन्होंने प्रबंध बोला है। किसके द्वारा बोला गया, ये जेम्स एंड लुंडी के अनुसार। तो ये 2 व्यक्ति की परिभाषा हमने देखे यहाँ पे। कुछ और देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे मुख्य व्यक्ति यहाँ पे कार्यात्मक प्रबंध का सिद्धांत जिन्होंने दिया है हेनरी फ्योल, ठीक है, और टेलर महोदय ने दिया है वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत। तो ये चीज तो आपको याद रखना ही है, आगे भी हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, टेलर के द्वारा, और कार्यात्मक प्रबंध का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, हेनरी फ्योल के द्वारा। ठीक है, तो हेनरी फ्योल महोदय के द्वारा क्या बोला गया है, प्रबंध का आशय क्या करना है, पूर्वानुमान लगाना, मतलब हमको कोई भी काम करना हो उसके पहले उसका पूर्वानुमान लगाया जाता है। पूर्वानुमान लगाने के बाद उसको जो है नियोजन यानी प्लानिंग तैयार करना। देखो एक बात बताओ, जब हम कोई काम करेंगे और उस काम को करने में हमको हानि हो रही तो हम पहले पूर्वानुमान लगाने के बाद जो है बंद कर देंगे। परंतु यदि हमको पता चल गया है पूर्वानुमान लगाने पर कि आज से 10 साल के बाद इस जगह जो है हमको काफ़ी अच्छा फायदा होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए प्लानिंग तैयार करेंगे, तो यानी कि नियोजन। उसके बाद उसके लिए काम करने के लिए यानी नियोजन बनाए, नियोजन मतलब प्लानिंग कर ली है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमको व्यक्ति चाहिए, तो यहाँ संगठन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद उन संगठन में जो भी व्यक्ति उनको निर्देशित भी करना पड़ेगा, उनको आपस में समन्वित भी करना पड़ेगा और बाद में नियंत्रित करना पड़ेगा। तो देखिए प्रबंध के सारे जो कार्य थे वो यहाँ पे आ गए, मतलब पूर्वानुमान लगाएगा, नियोजन करेगा, उसके बाद संगठन के बाद निर्देश देगा, निर्देश देने के बाद समन्वय के बाद नियंत्रण। तो ये सारे काम किसके द्वारा किए जा रहे हैं, हेनरी फ्योल के द्वारा। मतलब इनकी परिभाषा में आपको सारे कार्य देखने को मिल रहा है। तो आप इतना तो याद रखिए कि जितने भी कार्य है प्रबंध के वो सारे कार्य किसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं, हेनरी फ्योल के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। किटनर के अनुसार देखें, प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में, देखिए परिवर्तन संसार का नियम है, बदलते रहता है, तो उसमें देखिए सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन का जो उद्देश्य है उसका प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर एवं उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। मुख्य उद्देश्य जो प्रबंध का होता है, मतलब एक प्रकार से संस्थान का, उसमें दूसरे लोगों से मिलकर उसके लिए काम करने के लिए इनने बोला है, परंतु सीमित संसाधनों के साथ में। ठीक है, किसने बोला, ये क्रिटनर के द्वारा बोला गया है। उसके बाद आप देखिए 2 व्यक्ति और है, F.W. टेलर। हालांकि परिभाषा हम बहुत सारी पढ़ सकते हैं, पर सभी चीजों को पढ़ने से क्या मतलब, जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसी को पढ़ेंगे ना। ठीक है, तो F.W. टेलर के अनुसार बोला गया है प्रबंध यह जानने की कला है
कि क्या करना है, यानी कि नियोजन क्या करना है, ठीक है, उसे करने का सबसे उत्तम व सस्ता उपाय क्या है। इनकी परिभाषा में एक मुख्य कार्य झलक रहा है जिसका नाम है नियोजन। क्या झलक रहा है? नियोजन। तो ओनली नियोजन की बात किसने कही है? टेलर महोदय के द्वारा बोली गई है, ठीक है। तो नियोजन से संबंधित जो परिभाषा है वो किसकी है? टेलर की है। तो ध्यान रखना, नियोजन में हमने देखे थे क्या करना है, मतलब एक प्रकार से क्या करना है, कैसे करना है, और उसको करने का जो है उत्तम या सस्ता माध्यम क्या है। तो उसके लिए इन्होंने बोला यहाँ पे, इनकी परिभाषा में आपको देखने को मिलेगा नियोजन को, ठीक है। पीटर एफ ड्रकर, ये ऑलरेडी हमने पढ़ ली है कि जो प्रबंधक होता है वो किसी भी संस्थान या व्यवसाय का गतिशील और जीवनदायक तत्व होता है। इसके अभाव में जो उत्पादन के साधन है वो मात्र साधन बनकर रह जाते हैं, वो कभी भी उत्पादक नहीं हो पाते। तो ये किसके द्वारा बोला गया है? पीटर एफ ड्रकर के द्वारा। ये तो हो गई हमारी परिभाषा, ठीक है। आई होप आपको जो है परिभाषा से संबंधित जो 6 परिभाषा हमने देखे हैं, 6 परिभाषा को आप 2-4 बार पढ़ लीजिए। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिए देखिए SSW एजुकेशन PDF, या फिर इस लिंक पर आप क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, इससे आप जो है जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये जो है MPPSC और व्यापम से रिलेटेड ही सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा इसके अंतर्गत, ठीक है। क्योंकि आप जो है सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन मेन चैनल के पार्ट्स या मेंबर तो होंगे ही, आप इसके भी मेंबर बन जाइए, आगे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है, ठीक है। उसमें आपको कंप्यूटर के वीडियो मिलेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीज़ें, और इसमें आपको मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, MPPSC और व्यापम से रिलेटेड। आगे देखते हैं हम, परिभाषा हमने देख ली, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम जो है बात करेंगे विशेषताओं की। विशेषता के बाद हम बात करेंगे उद्देश्य है, महत्व है, इसके अलावा प्रबंध के कार्य देखेंगे। कार्य के साथ साथ हम जो है और बहुत सारी चीज़ों को एक एक करके देखने वाले हैं। तो मुझे बताइए, जितनी भी चीज़ें मैंने अभी बताया आपको समझ में आया कि नहीं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, ठीक है। तो चलिए, जो अगला टॉपिक है उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।